नमस्कार दोस्तों। तो आज हम स्टडी करने वाले हैं द डोवरी प्रोविजन एक्ट 1961 के अंदर। आज हम स्टडी करेंगे डेफिनेशन ऑफ डोवरी। डेफिनेशन ऑफ डोवरी कहाँ पर डिफाइन किया गया है? सेक्शन नंबर 2 के अंदर डिफाइन किया गया है डेफिनेशन ऑफ डोवरी। डोवरी के बारे में आज हम जानेंगे कि डोवरी की डेफिनेशन के अंदर कौन कौन सी चीजें आती है, कौन कौन सी प्रॉपर्टी आती है जिसे हम डोवरी बोलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि डोवरी की डेफिनेशन के अंदर आता क्या क्या है। ठीक है, उसके बाद हमें पता यह होना चाहिए कि किस समय तक अगर कोई चीज की डिमांड की जाती है तो वह डोवरी कहलाएगी या नहीं कहलाएगी। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति शादी के 10 साल बाद, 15 साल बाद कोई डिमांड करता है तो क्या वह डोवरी कहलाएगी या नहीं कहलाएगी। और क्या अगर कोई व्यक्ति शादी से पहले किसी वस्तु की मांग करता है जो मैरिज से जिसका कनेक्शन हो, क्या वह डोवरी कहलाएगी या नहीं कहलाएगी। तो इन सब चीजों के बारे में हमें बताता है सेक्शन नंबर 2। कौन सी चीजें डोवरी की डेफिनेशन के अंदर आएगी और कौन सी चीजें डोवरी की डेफिनेशन के अंदर नहीं आएगी। तो सेक्शन नंबर 2 को स्टडी करने से पहले अगर आपने अभी तक आपके अपने यूट्यूब चैनल लीगल ज्ञान केंद्र को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको अपने आने वाले चैनल पर आपके चैनल पर आने वाले वीडियो का अपडेट मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं डेफिनेशन को। डेफिनेशन के अंदर डिफाइन किया गया है इन दिस एक्ट डोवरी। सबसे पहले क्या बोला गया है कि डोवरी। डेफिनेशन के अंदर क्या डिफाइन किया गया? डोवरी को। डोवरी क्या होता है? दहेज होता है। इस चीज को हमने जो हमारे प्रीवियस लेक्चर थे उसके अंदर भी हमने स्टडी किया है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड स्टडी किया है, जो एक्ट है कब कमेंसमेंट में आया और यह एक्ट कहाँ कहाँ पर एप्लीकेबल होता है। ठीक है, किस तरह से इस एक्ट की एसेंट मिली, ये सब चीजें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं तो पहले प्रीवियस लेक्चर देख लीजिए, जिससे आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वह भी क्लियर हो जाए। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। डोवरी। डोवरी सबको ही पता है कि डोवरी क्या होता है? दहेज है। दहेज किस चीज को बोलते हैं हम? जो कि समान शादी के अंदर दिया जाता है वह क्या कहलाता है? उसे हम दहेज बोलते हैं। क्या वह दहेज होता है? नहीं, ऐसा नहीं है कि वही समान दहेज होता है। उसको हम डिस्कस करेंगे सेक्शन नंबर 3 के अंदर, जहां पर पेनल्टी डिफाइन की गई है। ठीक है, डोवरी लेने के लिए और देने के लिए। तो उसके अंदर हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे कि क्या वह डोवरी है या नहीं। अब हम सिर्फ बात करते हैं कि डोवरी की डेफिनेशन के अंदर क्या आता है। डोवरी मीन्स एनी प्रॉपर्टी और वैल्यूएबल सिक्योरिटी गिवन आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। मीन्स एनी प्रॉपर्टी। एनी प्रॉपर्टी जैसे मूवेबल प्रॉपर्टी है या फिर इमूवेबल प्रॉपर्टी है। तो फर्स्ट है हमारी मूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, सेकंड क्या है हमारी? इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो ये चीजें क्या है हमारी प्रॉपर्टी के अंदर आती है। और आपको अब पता चल गया होगा कि इमूवेबल प्रॉपर्टी हो या फिर मूवेबल प्रॉपर्टी हो, ऐसा नहीं है कि अगर किसी व्यक्ति ने डिमांड की है और हमने उसको कैश दे दिया तो सिर्फ वही डोवरी के अंदर इंक्लूड होगा। अगर आप कोई प्लॉट है वह उसके नाम रजिस्टर करवाते हो, वह डिमांड करता है, एक पार्टी डिमांड करती है, तो वह भी क्या कहलाएगी? डोवरी कहलाएगी। उसके बाद बात आती है हमारी वैल्यूएबल सिक्योरिटी की। कि वैल्यूएबल सिक्योरिटी का मीनिंग क्या है? ए डॉक्यूमेंट वेयर बाय लीगल राइट क्रिएट्स, यानी एक जो डॉक्यूमेंट है वह क्या करता है? एक लीगल राइट क्रिएट करता है, तो उसे हम बोलते हैं वैल्यूएबल सिक्योरिटी। फॉर एग्जांपल, एग्जांपल के तौर पर जैसे अगर आपने रजिस्टर्ड डीड देखी हो या फिर प्लॉट की रजिस्ट्री वगैरह होगी, तो इस चीज इन चीजों को क्या बोलते हैं हम? वैल्यूएबल सिक्योरिटी होती है, क्योंकि उसके अंदर आपका राइट है। मान लीजिए आपके नाम पर भी कोई प्लॉट है, तो वहां पर उस प्लॉट को आप दूसरे के नाम पर ट्रांसफर कर सकते हैं। तो वह क्या हो गई? वह डॉक्यूमेंट जो होगा वह क्या है? आपका वैल्यूएबल सिक्योरिटी है। और ये जो वैल्यूएबल सिक्योरिटी है, सेम मीनिंग है इसका जो सेक्शन नंबर 30 के अंदर दिया गया है आईपीसी के अंदर। ठीक है, जब जहां पर एक व्यक्ति का राइट क्रिएट होता है या फिर एक व्यक्ति को राइट को रोकता है, किसी को उस पर्टिकुलर चीज के ऊपर अपना राइट जमाने से रोकता है। ठीक है, मान लीजिए आपका प्लॉट है, रजिस्ट्री आपके नाम है, कोई अन्य व्यक्ति उसके ऊपर क्या करता है? पोजेशन लेना चाहता है, तो वो जो आपकी रजिस्ट्री है उससे आप उस व्यक्ति को रोक सकते हो, उसके पोजेशन से हटा सकते हो। ठीक है, तो ये सेक्शन नंबर 30 के अंदर डिफाइन किया गया है वैल्यूएबल सिक्योरिटी। सेम मीनिंग है यहाँ पर भी। और अब बात करेंगे हम गिवन आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। आपको किस किस तरीके से दी जा सकती है जो डोवरी है, उसका भी हमें पता होना चाहिए। डायरेक्टली, यानी डायरेक्टली मीन्स अगर कोई व्यक्ति डिमांड करता है, यानी आपने डिमांड की कि मैं आपकी बेटी को
घर से बाहर निकाल दूंगा, नहीं तो मैं दूसरी शादी कर लूंगा, इसे ले जाइए आप, नहीं तो 5 लाख रुपए दीजिए मुझे। तो उसने क्या किया, डायरेक्ट डिमांड की है। किससे? जो वाइफ है उसकी, उसने उसके पेरेंट्स से डायरेक्ट डिमांड की है कि आप 5 लाख रुपीज मुझे दीजिए, अगर आप नहीं देते हैं तो मैं आपकी बेटी को घर से निकाल दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर वह क्या हो गया, जो वे है हमारा वह क्या है, डायरेक्ट वे है, जो डोगरी मांगने का, डिमांड का। ठीक है, उसके बाद आता है इनडायरेक्टली। इनडायरेक्टली मीन्स अगर वह बोलता है कि अपनी वाइफ को बोलता है, मारता है, पीटता है और टॉर्चर करता है उसको, और उसको बोलता है घर से निकल जा। ठीक है, और उसको बोलता है कुछ नहीं लेके आई अपने घर से, तेरे फादर ने मेरे लिए क्या किया है, कुछ शादी का बड़ा प्रोग्राम नहीं किया। तो इस चीजें की, इस तरह की चीजें क्या होती है, इनडायरेक्टली वे में उसको टॉर्चर करना, और टॉर्चर करके उसको क्या बोलना कि कुछ धन या फिर कुछ जो भी चीजें है यह नहीं लेके आई है तुम, वह नहीं किया तूने। या फिर उसके पेरेंट्स को बोलता है कि आप अपने बेटे के अकाउंट में 5 लाख रुपीज डलवा दीजिए। लेकिन वह भी क्या है, डोगरी है हमारी, इनडायरेक्ट वे हो गया, क्योंकि यूज तो उस चीज को, उस पैसे को वही करेगा, उसका हस्बैंड ही करेगा, लेकिन वह कैसे ले रहा है, उस अपनी पत्नी के थ्रू ले रहा है। ठीक है, अब उसका बेनिफिट क्या रहता है उसका, वो सोचता क्या है, क्योंकि आजकल लोगों को जनरल नॉलेज भी है, पता भी है, तो वो क्या करते हैं कि ऐसा करते हैं कि कल को मेरे अगेंस्ट में कोई लीगल एक्शन ना हो, उन्होंने मेरे अकाउंट में नहीं डलवाया था तो उन्होंने अपनी बेटी के अकाउंट में डलवाया था, अपनी बेटी को ही दिया था, तो वह भी डोगरी के अंदर इंक्लूड होगा, क्योंकि उसकी बेटी को अगर रिक्वायरमेंट थी तो वह खुद जाके मांगती। ठीक है, इन सब चीजों को हम सेक्शन नंबर 3 के अंदर कंप्लीटली डिस्कस करेंगे कि कौन सी चीजें डोगरी के अंदर आएगी या नहीं आएगी, तो थोड़ा सा बिल्कुल फ्लेक्सिबली हम डिस्कस करेंगे एक एक चीज। ठीक है, तो वो इनडायरेक्ट वे है, ये एक एग्जांपल है इनडायरेक्ट वे का, कि वह जो डिमांड की थी उसने 5 लाख रुपीज की, वह भी डोगरी कहलाएगी। ठीक है, वह डोगरी कब नहीं कहलाएगी ये हम आगे आगे स्टडी करेंगे। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर ए की, जो हमारा क्लोज ए है, बाय वन पार्टी टू ए मैरिज टू द अदर पार्टी टू द मैरिज। अगर एक पार्टी के द्वारा दूसरी पार्टी को क्या दिया जा रहा है, कोई जो साधन है वह दिया जा रहा है, कोई व्हीकल है, कोई प्लॉट है, कोई कैश कैश है, तो इस तरह की चीजें दी जाती है, तो वह भी डोगरी के अंदर इंक्लूड होगी। और अब आता है क्लोज हमारा बी, बाय द पेरेंट्स ऑफ द आइदर पार्टी टू ए मैरिज और बाय एनी अदर पर्सन। अब यहाँ पर समझने वाली यह बात है कि अब अगर आपके दिमाग में यह चल रहा है कि अरे यार सिर्फ लड़की वाले ही क्या करते हैं, डोगरी देते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। सम ऑफ स्टेट्स है जहां पर क्या करते हैं, लड़के वाले जो लड़की है उसके पेरेंट्स को सामान देते हैं और लड़के ले आते हैं, शादी कर लेते हैं। तो इस तरह का भी जो हमारा क्या है, रीतिज है, हमारे रिचुअल्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा क्लोज बी है, बाय द पेरेंट्स ऑफ द अदर पार्टी, जो दोनों पक्ष है, यानी दोनों में से कोई भी पक्ष है, किसी भी पक्ष के माता पिता है, वह डोगरी देते हैं, यानी कोई कैश में देते हैं या फिर अदर ज्वेलरी देते हैं, कोई अदर काइंड से मतलब प्रॉपर्टी देते हैं, तो वह चीज भी क्या होगी, इंक्लूड होगी डोगरी के अंदर, और एनी अदर पर्सन, या फिर किसी अन्य पर्सन के द्वारा दिलवाई जाती है। और इसके अंदर जो सेकंड लाइन है उसके अंदर यह बोला गया कि टू आइदर पार्टी टू द मैरिज और टू एनी अदर पर्सन, या तो वह उसी व्यक्ति को दे जिसके साथ शादी कर रहे हैं, उसके माता पिता को दे, ठीक है, यानी उस व्यक्ति को दे, या फिर उसके अलावा उसके जो रिलेटिव है, कोई अदर पर्सन है उनके परिवार में, उसको दे। ठीक है, तो वह भी क्या होगा, अकॉर्डिंग टू द सेक्शन नंबर 2 ऑफ द डोगरी प्रोविजन एक्ट इंक्लूड होगा, डोगरी की डेफिनेशन के अंदर आएगा। ठीक है, अंडर द डेफिनेशन ऑफ डोगरी। अब आती है हमारा जो नेक्स्ट पैरा है, अब हम बात करेंगे कि कब तक जो डोगरी है वह डिमांड की जा सकती है, और डोगरी उसे माना जाएगा जब वह डिमांड करता है। तो कब तक, यानी बोल रहा है, यानी अगर एक आदमी 50-60 साल तक जीता है, अगर कोई व्यक्ति 20 साल के बाद डिमांड कर देता है, तो क्या वह डोगरी कहलाएगी या नहीं कहलाएगी। तो ये जो अपना पैरा है यह आपका पूरा का पूरा जो डाउट है वह क्लियर कर देगा। एट और बिफोर, एट और बिफोर मीन्स एट अभी, तुरंत, यानी अभी आपकी शादी हुई है, 10 दिन हुए, 15 दिन हुए, अगर आप डोगरी की डिमांड करते हो तो वह डोगरी होगी। और बिफोर यानी शादी से पहले, शादी करने से पहले भी आपने बहुत सारे केसेस देखे हुए जिसके अंदर सोशल मीडिया पर आजकल वायरल हो जाते हैं
तो आपको पता भी चला होगा कुछ केसेस आते हैं जिसके अंदर शादी से पहले डोरी की डिमांड की जाती है और बोला जाता है कि अगर आप मुझे यह वाली गाड़ी दोगे तभी मैं आपके लड़के के साथ शादी करूंगा, नहीं तो मैं शादी वाले दिन बारात लेकर नहीं आऊंगा। ठीक है, तो इससे अच्छा है, ऐसे व्यक्ति से शादी करने से अच्छा है कि आप 10-15 लाख अपने लड़की की एजुकेशन पे लगाइए, उसे इतना काबिल बना दीजिए कि आपको दहेज देने की जरूरत ही ना पड़े। ठीक है, उसका भविष्य सुधर जाएगा और आने वाली जो पीढ़ियां होगी वह भी सुधर जाएंगी। तो 10-15 लाख में आप अपने बच्चे को कुछ भी बना सकते हैं। एक बीएमएस भी करवा देते हैं तो अच्छे खासे डॉक्टर बन के वह एक काबिल इंसान बनेगी और काबिल इंसान लोगों की मदद भी करेगा। ठीक है, और जो हमारे समाज के अंदर है क्या होगा, बुराइयां खत्म होगी और जो डोविल जैसी सोशल इविल है वह भी खत्म हो जाएगी। और वह आपकी अगर लड़की एजुकेटेड होगी तो वह समाज के अंदर एक जो सोच है उसके अंदर बदलाव लेके आएगी। ठीक है, तो टॉपिक देख लेते हैं अब हमारा एट और बिफोर और एनी टाइम आफ्टर द मैरिज। एनी टाइम आफ्टर द मैरिज मीन्स यहाँ पर डिफाइन कर दिया गया है, कोई क्राइटेरिया नहीं है कि भैया 10 साल तक नहीं। बेटा अगर आप 50 साल के बाद भी डिमांड करोगे ना तो वह भी डोगरी की डेफिनेशन के अंदर आएगा। सेक्शन 2 के अंदर क्लियरली मेंशन कर दिया गया कि और एनी टाइम आफ्टर द मैरिज। ठीक है, कभी भी शादी के बाद भी। ठीक है, इन कनेक्शन विद द मैरिज ऑफ द सेड पार्टीज बट डज नॉट इंक्लूड। अब यहाँ पर यह चीज भी बहुत ज्यादा समझने वाली है, आपको इमेजिन करना आना चाहिए कि यहाँ पर इन्होंने बोल दिया इन कनेक्शन विद द मैरिज ऑफ द सेड पार्टीज। जो डिमांड कर रही है पार्टीज, ठीक है, तो क्या वह डोगरी डिमांड कर रही है या फिर कोई उसको नीड है, जरूरत है, उसके लिए अपनी हेल्प के लिए कुछ पैसा मांग रही है, उसका भी हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो अभी यहाँ पर जो डिमांड की गई है चीजें उनका कनेक्शन किससे होना चाहिए, मैरिज से होना चाहिए। और मैरिज से कनेक्शन होगा तभी वह डोगरी की डेफिनेशन के अंदर आएगा। मान लीजिए सपोज कीजिए आप है, आपने शादी की, ठीक है, जिस लड़की से शादी की उसके पेरेंट्स थोड़े ठीक है, रिच फैमिली से हैं और आपका थोड़ा सा जो बैलेंस है इकोनॉमिक बिगड़ा हुआ है, तो आपने क्या किया कि अपना बिजनेस सेटअप करने के लिए अपने वाइफ को बोला अगर थोड़े से पैसे मुझे आपके पेरेंट्स से उधार मिल जाते हैं, ठीक है, तो हम अपना थोड़ा सा काम सेटअप कर लेते हैं, अपना बिजनेस सेटअप कर लेते हैं। तो क्या वह डोगरी की डेफिनेशन के अंदर आएगा? नहीं, वह डोगरी की डेफिनेशन के अंदर नहीं आएगा क्योंकि आप वह पैसे उधारे ले रहे हैं उनसे। अगर वह महिला यानी आपकी वाइफ, उससे लड़ाई हो जाती है आपकी और वह आपके अगेंस्ट में डीवी एक्ट सॉरी डोगरी प्रोविजन एक्ट के अंडर क्या करती है, क्लेम करती है कि इसने मुझसे डिमांड की थी डोगरी की, ठीक है, और ऐसे ऐसे इसने पैसे लिए थे और इतने पैसे हमने इसको दिए हैं और हालांकि आपके अकाउंट में वो पैसा आया है, तब क्या होगा, तब आप यह बोल सकते हो कि मैंने इनसे इस चीज के लिए यानी इससे इसको महिला को प्रताड़ित करके पैसे नहीं मांगे हैं, मैंने पैसे लिए हैं अपना बिजनेस सेटअप करने के लिए और मैं इसको वह पैसे सारे के सारे लौटा दूंगा, हमारे बीच में यह एग्रीमेंट हुआ था। ठीक है, ओरल एग्रीमेंट भी बोल सकते हैं आप, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हमने स्टडी किया है। ठीक है, अब बात करते हैं हम जो चीजें इसके अंदर इंक्लूड नहीं होगी वह कौन सी होगी। सबसे पहली चीज है डोर और मेहर। डोवर क्या होता है और मेहर क्या होता है? सबसे पहले तो आपको यह जानना जरूरी है कि दोनों का मीनिंग सेम है और यह अरबिक कंट्रीज थी उनके अंदर यूज होता था, यानी मुस्लिम जो लोग हैं वो यूज करते हैं इनको डोर और मेहर। तो ये डोर और मेहर है वह कौन से उसके अंदर आता है, तो यह आता है मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत अप्लाई होगा जहां पर डोर और मेहर दिया जाएगा। ठीक है, तो मुस्लिम शरीयत लॉ अलग से एक एक्ट बनाया गया है जिसके अंदर अगर किसी व्यक्ति के द्वारा एक लड़की से शादी की जाती है और उस लड़की को जो एज ए कंसिडरेशन प्रॉपर्टी या फिर सम कैश दिया जाता है तो उसे हम बोलते हैं डोर या मेहर। ठीक है, तो वह सिक्योरिटी होती है उसके लिए, जो पैसे दिए जाते हैं या फिर कोई और अन्य ज्वेलरी दी जाती है उसको या उसके पेरेंट्स को दी जाती है। तो मेन कॉन्सेप्ट ये था कि इसका जो एंशियंट टाइम था उसके अंदर बाल विवाह हुआ करते थे, यानी बच्चों की शादी की जाती थी, तो वहां पर जो हस्बैंड होता था उसके द्वारा उस वुमेन की सिक्योरिटी के लिए, फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए कुछ पैसा दिया जाता था जिसे हम क्या बोलते हैं, डोवर या फिर मेहर बोलते हैं, या फिर उसके पेरेंट्स को वो पैसा
दिया जाता था, ठीक है। और यह चीज अगर दी जाती है तो उसके ऊपर कौन सा एक्ट हमारा अप्लाई होगा, मुस्लिम पर्सनल लॉ, शरीयत अप्लाई होगा यहाँ पर, ठीक है। तो आई होप आपको जो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है डोगरी की डेफिनेशन का वह समझ में आ गया होगा कि कौन कौन सी चीजें हैं वह डोगरी के अंदर आएगी और कौन कौन सी प्रॉपर्टी डोगरी के अंदर आएगी, और कनेक्शन होता है अगर कोई प्रॉपर्टी आपने ली है उसका मैरिज के साथ कनेक्शन है तो वह डोगरी कहलाएगी, ठीक है। और यह भी आपको पता चल गया होगा कि दोनों पार्टी में से अगर कोई भी पार्टी एक दूसरे को कोई वस्तु देती है जिसका कनेक्शन मैरिज से है वह भी डोगरी कहलाएगी। तो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है वह हमारा आज का क्लियर हो गया है। अगर फिर भी आपको कोई बात समझ में नहीं आई है तो प्लीज वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करके आप हमसे अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हम आपका आंसर जरूर देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।